टैक्सेस सामने वाले बायर से, बट इन केस ऑफ आरसीएम डिफरेंस क्या है कि हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्स चार्ज के बारे में। रिवर्स चार्ज काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली क्या होता है कि सप्लायर्स पे करते हैं टैक्सेस, अगर वो चार्ज करते हैं टैक्सेस सामने वाले बायर से, बट इन केस ऑफ आरसीएम डिफरेंस क्या है कि रादर देन सप्लायर पेइंग, उसमें रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट पे करता है। तो मैंने अगर आपको सर्विस दी तो रादर देन मी पेइंग, आप रिवर्स चार्ज में पे करोगे टैक्सेस। दैट इज रिवर्स चार्ज, राइट। जैसे मैंने बताया, रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ द सप्लायर पेइंग, रेसिपिएंट विल पे अंडर आरसीएम, राइट। अभी दो प्रोविजन है रिवर्स चार्ज में, 9 सबसेक्शन 3 और 9 सबसेक्शन 4। प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे रिटर्न्स फाइलिंग में, आपका 9(3) हर जगह एप्लीकेबल होता है। 9(3) में सप्लायर्स को सप्लाईज को नोटिफाई किया जाता है, गुड्स और सर्विसेज को नोटिफाई किया जाता है जिसके ऊपर आरसीएम लगना चाहिए, राइट। उन सबको नोटिफाई किया जाता है। And recipient is liable to pay as if they are the ones who are liable to pay taxes, right? तो इसका मतलब कैटेगरीज ऑफ सप्लाई को नोटिफाई किया जाता है 9(3) में। 9(4) में क्या होता है? 9(4) में पहले था कि हर रेसिपिएंट को रिवर्स चार्ज में देना है टैक्सेस अगर वो सप्लायर से लेता है जो अनरजिस्टर्ड है, यानी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई भी सर्विसेज लेते तो हर केस में आरसीएम था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ सर्विस। बट ये प्रोविजन को भी मॉडिफाई कर दिया गया है। पहले था प्रोविजन, सेंट्रल टैक्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज बाय अ नॉन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। यानी यहाँ पे टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज कोई भी हो, अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन को देता है तो आरसीएम होगा, एंड ऑल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट विल अप्लाई एज इफ द रेसिपिएंट इज द वन लायबल टू पे टैक्सेस। तो सारे प्रोविजंस वैसे ही अप्लाई होंगे। अमेंडमेंट होने के बाद क्या हुआ है? अमेंडमेंट होने के बाद ये प्रोविजन आ गया है कि गवर्नमेंट को ऑप्शन है कि वो रेकमेंड करे काउंसिल को और स्पेसिफाई करे क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। इसका मतलब क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, किस पर्सन को आरसीएम में देना है, और अगर वो आरसीएम में देता है तो उसका सारा कंप्लायंस मान लिया जाएगा। अभी तक 9 सबसेक्शन 4 में सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री है। अगर मैं रेसिडेंशियल फ्लैट्स बनाता हूँ जिसमें जीएसटी रेट इज 5% या 1%, तो मुझे 80% सर्विसेज मिनिमम रजिस्टर्ड सप्लायर से लेनी पड़ती है, 80% गुड्स और सर्विसेज। बाकी इफ आई एम टेकिंग 75% गुड्स और सर्विसेज एंड आई एम अ बिल्डर, तो मुझे बैलेंस 5% के ऊपर आरसीएम पे करना होगा, राइट। सो ये प्रोविजनल होगा। सो रिवर्स चार्ज में क्या है? सप्लायर ने रेसिपिएंट को सर्विस दिया, रेसिपिएंट इज डीम्ड टू बी द पर्सन लायबल टू पे टैक्सेस, रेसिपिएंट उसका आईटीसी लेगा। एग्रीगेट टर्नओवर के किसके इंक्लूड होगा? सप्लायर के एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा। टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजन जो है आरसीएम के लिए सेपरेट है, वो एप्लीकेबल होगा। जो सप्लायर है अगर वो रजिस्टर्ड है, अगर मैंने आपको सर्विस दी और आप आरसीएम में दे और अगर मैं रजिस्टर्ड हूँ तो मुझे इनवॉइस इशू करना है, राइट। अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो आप अपने ऊपर इनवॉइस इशू करोगे, सेल्फ इनवॉइस, राइट। और पेमेंट करते वक्त आपको पेमेंट वाउचर इशू करना होगा। नेक्स्ट, ई कॉमर्स ऑपरेटर में जैसे ओला उबर है, मैं उबर का ड्राइवर हूं, मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं थ्रू उबर ऐप, सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर टू द रेसिपिएंट। तो इसमें एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर यानी मुझे कोई कंप्लायंस नहीं करना है। टैक्स इनवॉइस विल बी इशूड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। टैक्स इनवॉइस कौन इशू करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद इशू करेगा, राइट। टैक्स चार्ज बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर ही इशू करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर ही टैक्स चार्ज करेगा। और टाइम ऑफ सप्लाई विल बी अंडर नॉर्मल या फॉरवर्ड चार्ज। जो भी चार्ज है नॉर्मल या फॉरवर्ड चार्ज, जो भी आप बोलो, दिस इज नॉट आरसीएम। इसको आरसीएम नहीं बुलाते अपने, इसको रिवर्स चार्ज नहीं बुलाते, इसको नॉर्मल चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज बनाएंगे। एंड इट विल बी इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर के एग्रीगेट टर्नओवर में ये इंक्लूड हो जाएगा। अब क्या क्या कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज है जो आरसीएम में है, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट रेफर करना पड़ेगा, राइट। इसमें क्या बोला गया है? अगर कैटेगरी ऑफ सप्लाई जीटीए है, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का सप्लाई किया जा रहा है, राइट, सप्लायर ऑफ सर्विस गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, तो एंड रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज एनी ऑफ दीज कैटेगरी ऑफ पर्संस। या तो फैक्ट्री है जो रजिस्टर्ड है अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, सोसाइटी है जो रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी है विच इज एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ, या फिर पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। सो फैक्ट्री हो, सोसाइटी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो,
या फिर पर्सन रजिस्टर्ड, जो खुद जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट, कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो, यानी कि कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी हो, कोई पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एओपी, कोई पार्टनरशिप फर्म है या एलएलपी है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस है वो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, यानी कोई ऐसा आदमी जिसने टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लिया। अगर आप इसमें पॉइंट नंबर डी देखो तो ये बात करता है अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। इसका मतलब ये ट्राई कर रहा है कवर करने की हर पर्सन को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। इसका मतलब जीएसटी में अगर आप सप्लाई रिसीव करते हो कोई भी जीटीए से और आप खुद रजिस्टर्ड हो तो इन दैट केस आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। इसका मतलब ये वाले प्रोविजन को आप सेटिस्फाई करते हो, बट एप्लीकेबिलिटी आ जाती है, इसका मतलब क्या आरसीएम हमेशा देना है? आंसर इज नो। देयर आर टू केसेस। पहला जिसमें जीटीए खुद टैक्स चार्ज करता है एट द रेट ऑफ 12%, सो जीटीए 12% पे जीएसटी चार्ज करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन की रेसिपिएंट जो है वो आरसीएम में 5% पे पे करेगा, यानी मैं जीटीए हूं, आप रेसिपिएंट हो, मैंने आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट किया। पहला ऑप्शन, मैं टैक्स चार्ज करूंगा एट द रेट ऑफ 12% टू यू, इसमें 100 प्लस 12 रुपीज पे मैं चार्ज कर दूंगा। सेकेंड केस, आरसीएम कब आएगा? अगर मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट हो और टैक्स आपको आरसीएम में देना है, यानी मैं चार्ज नहीं कर रहा तो मैं 5% दिखाऊंगा, इनवॉइस में मैं 100 रुपीज लिख दूंगा, 5 रुपीज में अलग से बिलो लाइन दे दूंगा, 5 रुपीज आपको आरसीएम में पे करना है। अगर मैं अनरजिस्टर्ड जीटीए हूं और मैं आपको सर्विस दे रहा हूं तब तो हर केस में रिवर्स चार्ज आएगा ही आएगा। मैं रजिस्टर्ड हूं तो ही मैं 12% चार्ज कर सकता हूं। दूसरा ऑप्शन है कि मैं चार्ज ना करूं और 5% पे दिखा दूं वैल्यू, राइट। नेक्स्ट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट्स बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज, यानी कि कोई भी एडवोकेट अगर लीगल सर्विसेज दे या तो कोई फर्म ऑफ एडवोकेट्स अगर लीगल सर्विसेज दे किसी भी बिजनेस एंटिटी को, कोई भी बिजनेस एंटिटी जो टैक्सेबल टेरिटरी में है तो वो आरसीएम आ जाएगा, यानी कि बिजनेस एंटिटी का बात हो रहा है और टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेशन होना जरूरी है, राइट। तो यहां पे अगर एडवोकेट को सर्विसेज देता है तो टू माय माइंड इट इज नॉट टैक्सेबल। एडवोकेट अगर किसी बिजनेस को सर्विसेज देता है जो रजिस्टर्ड नहीं है बिजनेस, तो इन दैट केस बिजनेस को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आप मानो कि कोई एडवोकेट कोई बिजनेस एंटिटी को देता है बट वो बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर 20 लाख के नीचे तो वो टैक्सेबल नहीं है। अगर कोई एडवोकेट इंडिविजुअल को देता है सर्विसेज जो बिजनेस एंटिटी ना हो, इंडिविजुअल लेवल पे किसी ने सर्विस रिसीव की तो भी रिवर्स चार्ज नहीं है, राइट। नेक्स्ट, सर्विसेज सप्लाइड बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी। अगर सप्लायर ऑफ सर्विसेज आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है और जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो बिजनेस एंटिटी है, राइट, तो इन दैट केस उसके ऊपर आरसीएम आ जाएगा, राइट। सो उसके ऊपर आरसीएम आ जाएगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। अगर मैं सप्लायर हूँ सर्विस का और आप रेसिपिएंट हो एज अ बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म, आप बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म हो तो आपको आरसीएम देना है। और अगर मैं स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रहा हूँ, स्पॉन्सरशिप क्या हुआ कि मान लो कि कोई इवेंट हो रहा है, आईपीएल हो रहा है, आईपीएल में मुझे ऐड देना है, तो ऐड देने के लिए आईपीएल वाले मुझे कुछ पैसे देंगे, राइट, सॉरी, मुझे आईपीएल वालों को पैसे देना है जिससे वो ऐड दे सके। इन दैट केस स्पॉन्सरशिप सर्विस किसने प्रोवाइड की? आईपीएल प्रोवाइड कर रहा है मुझे, तो मुझे आरसीएम में टैक्स देना है अगर मैं बॉडी कॉर्पोरेट हूँ। अगर मैं बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हूँ और बीसी और तो इन दैट केस या पार्टनरशिप फर्म नहीं हूँ तो आईपीएल के ऑर्गेनाइजर्स खुद टैक्स देंगे फॉरवर्ड चार्ज में, राइट। सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी टू द सेड कंपनी। अगर डायरेक्टर कंपनी को सर्विसेज दे तो इन दैट केस कंपनी को आरसीएम में टैक्सेस भरने हैं। तो डायरेक्टर टू आरसीएम में हमेशा कंपनी को आरसीएम में टैक्सेस भरना पड़ेगा। बट याद रखें, ये सिर्फ और सिर्फ उन डायरेक्टर्स की बात कर रहा है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में ना हो। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में अगर सप्लाई सर्विस प्रोवाइड होती है तो इन दैट केस उस पर कोई टैक्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो डायरेक्टर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो या फिर जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो या फिर वो डायरेक्टर जो सिर्फ बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हो, सेटिंग फीस लेते हो, उन सारे डायरेक्टर्स के ऊपर आरसीएम होगा। कोई एग्जीक्यूटिव, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, ये जो फुल टाइम कंपनी के ऑपरेशंस पे इन्वॉल्व हैं, इनके ऊपर कोई रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट, सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी। अगर मुझे कोई भी गवर्नमेंट अगर सर्विसेज दे
कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, और मैं सर्विस रिसीव करूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना है, मैं ट्रेडमार्क का कोई फीस देता हूँ गवर्नमेंट को, तो इन दैट केस आरसीएम आ जाएगा। लेकिन किस किस केसेस में आरसीएम नहीं है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नंबर 1, उस पर आरसीएम नहीं, उस पर फॉरवर्ड चार्ज होगा। अगर मैं गवर्नमेंट से कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेता हूँ तो फॉरवर्ड चार्ज ही होगा। सर्विसेज स्पेसिफाइड बिलो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विसेज, अगर इन सब में से कोई भी सर्विसेज है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, इन सब में से कोई भी सर्विसेज है तो भी, मतलब अगर आप इंडिया पोस्ट के थ्रू कुछ कुरियर कराते हो तो भी फॉरवर्ड चार्ज होगा। सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट या वेसल, अगर सर्विसेज एयरक्राफ्ट या वेसल से रिलेशन में है तो भी फॉरवर्ड चार्ज होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, अगर कोई गुड्स या ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स हो रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज होगा, राइट? अगर मैं गवर्नमेंट से सर्विसेज लेता हूं तो इन सब को छोड़कर कोई भी गवर्नमेंट से सर्विसेज लेता हूं तो आरसीएम है। अब एक और एंट्री हो गया रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, जिसमें एक और एंट्री इंसर्ट हुई जहां पे इन्होंने क्लैरिफाई किया है, सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी। ये अगर सर्विसेज देते हैं किसको? कोई भी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और मैं गवर्नमेंट से भाड़े पे प्रॉपर्टी लेता हूँ रेंट पे, कोई भी प्रॉपर्टी मैं गवर्नमेंट से भाड़े पे रेंट पे लेता हूँ तो इन दैट केस उस पर रिवर्स चार्ज आ जाएगा, राइट? सर्विसेज बाय एन इंश्योरेंस एजेंट, अब इंश्योरेंस एजेंट बहुत स्मॉल लोग होते हैं और इंश्योरेंस कंपनी बहुत बड़ी होती है, इसलिए एजेंट को टैक्स नहीं देने की जगह यहाँ बोला गया सीधा रेसिपिएंट इंश्योरेंस कंपनी टैक्स देगी। सर्विसेज सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट, अगर रिकवरी एजेंट सप्लायर ऑफ सर्विस है और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस बैंकिंग कंपनी है, यानी अगर रिकवरी नहीं, मान लो आपने लोन लिया, आप पे नहीं कर पाते तो रिकवरी एजेंट्स के फोन आते हैं बैंक की तरफ से, तो वो रिकवरी एजेंट्स इंडिपेंडेंट पर्संस भी हो सकते हैं। वो रिकवरी एजेंट अगर बैंक को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो फिर आरसीएम एप्लीकेबल होगा बैंक के ऊपर। सर्विसेज विच इज सप्लाइड बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ कॉपीराइट, ये काफी जरूरी है। आप मानो कि मैं एक ऑथर हूं, मैं बुक लिखता हूं, अब उस बुक के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसके कंटेंट पे मेरा हक है, लेकिन मैं उस हक को पब्लिशर को ट्रांसफर कर देता हूं, तो इन दैट केस कौन टैक्स देता है? तो ऑथर इज कंसिडर्ड एज अ स्मॉलर पर्सन, पब्लिशर बड़े लोग होते हैं, तो पब्लिशर उसके ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स देंगे, क्योंकि मैंने पब्लिशर को बोला आप मेरा किताब लो, अब आप छापो, आपको इसका रेवेन्यू रिसीव होगा, उसका एक प्रोपोर्शन आप मुझे देना, राइट? म्यूजिक कंपोजर, जो म्यूजिक कंपोज करते हैं वो अगर म्यूजिक कंपनी को देते हैं, अगर आप मानो कि अरिजीत सिंह अगर सर्विस देते हैं टू लेट्स से टी सीरीज, तो इन दैट केस टी सीरीज को आरसीएम में टैक्स पे करना है। फोटोग्राफर अगर देता है कोई भी लेट्स से डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को सर्विसेज, या आर्टिस्ट कोई भी एक्टर अगर सर्विसेज देता है कोई भी प्रोड्यूसर को, तो प्रोड्यूसर को आरसीएम में टैक्स देना, क्योंकि प्रोड्यूसर इज हैविंग अ फार बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू आरबीआई, अगर मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी आरबीआई को सर्विसेज देती है तो आरबीआई को आरसीएम में टैक्स पे करना होगा। नेक्स्ट, सिक्योरिटी सर्विसेज, अगर सिक्योरिटी मतलब जो आपके बिल्डिंग के बाहर सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइड किए जाते हैं आपके ऑफिसेज के बाहर, उन सबकी सर्विसेज की बात करें। अगर सिक्योरिटी सर्विसेज आप प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, उसको छोड़कर कोई भी पर्सन। रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज अ रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, यानी कि जो सप्लायर ऑफ सर्विस है वो रजिस्टर्ड नहीं है, सप्लायर ऑफ सर्विस जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, कंपनी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है सप्लायर ऑफ सर्विस। रेसिपिएंट जो है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है, तो इन दैट केस रेसिपिएंट सिक्योरिटी सर्विसेज के रेसिपिएंट को आरसीएम में टैक्स देना होगा। अगर बॉडी कॉर्पोरेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो तो बॉडी कॉर्पोरेट फॉरवर्ड चार्ज में खुद चार्ज करेगा, राइट? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स प्रोवाइडेड टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, सबसे पहले तो यहाँ रेसिपिएंट इज बॉडी कॉर्पोरेट, सर्विसेज क्या है? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, यानी कि मोटर व्हीकल्स को रेंट पे प्रोवाइड किया जा रहा है टू एनी कंपनी, जो कौन प्रोवाइड कर रहा है? एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट पेइंग टैक्सेस एट द रेट ऑफ 5%, यानी कि जो कंपनी अगर टैक्स खुद चार्ज करता है 5% खुद पे करता है फॉरवर्ड चार्ज में, तो उसके ऊपर आरसीएम नहीं लगेगा। बट अगर जो सप्लायर ऑफ सर्विस है वो अनरजिस्टर्ड हो या फिर सप्लायर ऑफ सर्विस रजिस्टर्ड हो बट वो खुद चार्ज नहीं करता हो टैक्सेस और वो बॉडी कॉर्पोरेट ना हो, तब आरसीएम लगेगा। अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज में पे करना ही पड़ेगा। अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट ना हो और टैक्स चार्ज करता हो तब आरसीएम नहीं देना।
अगर बॉडी कॉर्पोरेट ना हो, टैक्स चार्ज नहीं भी करता हो और बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विसेज मिले, तब आरसीएम एप्लीकेबल होगा। माइंड यू, बॉडी कॉर्पोरेट डज नॉट इंक्लूड एलएलपी। पार्टनरशिप ऑफ एलएलपी को आप एक साथ इक्वेट कर सकते हो बट नॉट बॉडी कॉर्पोरेट। सो बॉडी कॉर्पोरेट को आप एलएलपी में इंक्लूड मत करना। सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप और एलएलपी टू बैंक और एनबीएफसीज। अगर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करे जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स हो, अगर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट मतलब मैंने उनको गुड्स दिया, वो मेरे लिए मार्केट में जाके उसको डायरेक्टली बेच के आते हैं, तो एजेंट क्या करता है, मुझे कमीशन का बिल रेज करेगा। किसके ऊपर करता है जनरली? वो बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी को सर्विसेज देता है। तो अगर वो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप है या एलएलपी है, राइट, और वो बैंक्स को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्विसेज देते हैं, तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आरसीएम में टैक्स देना है, राइट। और अपार्ट फ्रॉम दिस आईजीएसटी एक्ट में और क्या क्या आरसीएम है? अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो सीजीएसटी में भी है, आईजीएसटी में भी है। अब ये जो दो कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ आईजीएसटी में है। सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन हु इज लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, यानी कि सप्लायर ऑफ सर्विस नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस टैक्सेबल टेरिटरी में है। तो सप्लायर अगर नॉन टैक्सेबल में है, रेसिपिएंट अगर टैक्सेबल में है, तो ही आरसीएम आएगा। यानी कि इंडिया के बाहर से मैं सर्विसेज रिसीव कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में जो सप्लायर है इंडिया के बाहर है वो मुझे सर्विस दे रहा है, मैं रेसिपिएंट हूँ इंडिया के अंदर, मैं सर्विस रिसीव कर रहा हूँ, तो इन दैट केस मुझे आरसीएम में टैक्स देना होगा, राइट। सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल। अगर सप्लायर ऑफ सर्विसेज नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में हो, इंडिया के बाहर हो, और मुझे ओशन फ्रेट सर्विसेज दे रहा हूँ, ओशन फ्रेट यानी कि इंडिया के बाहर से मैं वेसल के थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्ट करा के लाता हूँ, तो इंपोर्टर को टैक्सेबल टेरिटरी में टैक्स देना होगा। दिस इज व्हाट इज द प्रोविजन। हैविंग सेड दिस, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है इन केस ऑफ मोहित मिनरल्स। इसके ऊपर ये चैलेंज किया गया है कि इसके ऊपर टैक्स लगना नहीं चाहिए, क्योंकि जब गुड्स इंपोर्ट होता है तो भी उसके ऊपर एक बार टैक्स लगता है, और सेकेंड टाइम जब हम लोग उसके सर्विसेज रिसीव करते हैं ओशन फ्रेट का तो भी टैक्स लगता है, तो डबल टैक्सेशन। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट अभी आना बाकी है। ओके, अभी तक हमने बात की रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ सर्विसेज। अब हम बात करते हैं रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ गुड्स। कब कब रिवर्स चार्ज जनरली होता है? अगर सप्लायर थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड हो और रेसिपिएंट ऑर्गेनाइज्ड हो, तो रिवर्स चार्ज जनरली होता है। जैसे कि कैशू नट्स, एग्रीकल्चरिस्ट कैशू नट्स उगाता है, रेसिपिएंट उसका आरसीएम में टैक्स पे करता है। तो सप्लायर अगर एग्रीकल्चरिस्ट है गुड्स का, कैशू नट्स का, और रेसिपिएंट एनी रजिस्टर्ड पर्सन है, तो रेसिपिएंट टैक्स देगा। सिमिलरली बीड़ी रैपर लीव्स, टोबैको लीव्स, इन सब में एग्रीकल्चरिस्ट के ऊपर इंपैक्ट नहीं आता। अगर ये बीड़ी रैपर या टोबैको लेते हैं तो भी रेसिपिएंट को आरसीएम में टैक्स देना होगा, राइट। फिर सिल्क यार्न, एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर सिल्क यार्न, कोई भी आदमी अगर सिल्क यार्न मैन्युफैक्चर में है और रेसिपिएंट रिसीव करता है सर्विसेज। सिल्क जो है वो एनिमल स्किन से बनता है, और उस सिल्क में जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस सिल्क यार्न का उस एनिमल स्किन के थ्रू, और वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसके थ्रू कपड़ा बनता है, तो इन दैट केस उस जो रजिस्टर्ड पर्सन जो रिसीव करता है सर्विसेज उसको आरसीएम में टैक्स देना होगा। सप्लायर ऑफ लॉटरी, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या स्टेट अथॉरिटी, इन तीनों में से कोई भी अगर लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट को सर्विसेज दे तो आरसीएम में टैक्स आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रॉ कॉटन। अगर कोई भी रॉ कॉटन वंस अगेन फील्ड्स में एग्रीकल्चरिस्ट उगाते हैं और वो सप्लाई किया जाता है फॉर वेरियस पर्पज इंक्लूडिंग मेकिंग क्लोथ्स, फैब्रिक्स, या फिर इवन इट इज यूज्ड फॉर बाय द फार्मा इंडस्ट्री फॉर एज कॉटन, तो इन सब में सप्लायर जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो सप्लाई करेगा टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो जो रजिस्टर्ड पर्सन रिसीव कर रहा है सर्विसेज उसको आरसीएम में टैक्स देना होगा, राइट। I think with this we come to once again the end of the session on reverse charge। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बेसिस पे आपका कितना टैक्स पेमेंट होना चाहिए आरसीएम में आप डिसाइड कर सकते हो। तो इसलिए किसी का भी बुक्स आप देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप देखो, किसी का भी आप पीएल अकाउंट देखो, उसका एक्सपेंसेस साइड आपको एनालाइज करना हो तो आप उसके साथ ये सारे रिवर्स चार्ज के प्रोविजंस को हैंडी रखना, जिससे आपको पता चलेगा किस किस केस में रिवर्स चार्ज होना चाहिए, राइट। With this, thank you so much for giving me a very patient hearing. See you in the next video.